गुरुकुल हिंदी क्लासेज में सभी भैया बहनों का पुनः स्वागत। हम आपके लिए आज का इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र लेकर आए हैं हल। हम उसको हल कर चुके हैं, आप इसको देख लें फटाफट। आशा है जिन बच्चों ने हमारी क्लास ज्वाइन की होगी उनको बिल्कुल हलवा लगा होगा पेपर, बिल्कुल जैसे हलवा खाया जाता है वैसे इसको खा लिया होगा। बिल्कुल बहुत सरल पेपर, सरल लेकिन उनके लिए है जिन्होंने पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा नहीं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। ध्यान देंगे। आचरण की सभ्यता के लेखक, इसका राइट आंसर है आचार्य पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह। ये कई बार फिर इसको मैंने पढ़ाया, सब मेरे बच्चे जो जिन्होंने क्लास ज्वाइन की उसको सबको पता होगा। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राइट आंसर ये है। और राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल। इन सभी प्रश्नों को मैंने बिल्कुल करवा दिया था। पृथ्वीपुत्र निबंध संग्रह से ये लिया गया है। ध्यान देंगे प्यारे भैया बहन। बहादुर कहानी आ गई, ठीक है। बहादुर कहानी, बहादुर कहानी कई बार पढ़ाया, अमरकांत द्वारा लिखी गई है। छोटा सा नेपाली बालक लेखक के घर आता है, ठीक है। ध्यान देंगे। उर्मिला, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के किस सर्ग में है? तो नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। लक्ष्मण की पत्नी साकेत, साकेत का मतलब अयोध्या, 20 बार बताया। हमने बताया था कुकुरमुत्ता कब दिखेगा, इसमें राइट आंसर ये है। कुकुरमुत्ता कब दिखेगा? जब सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा तभी तो जानेंगे कुकुरमुत्ता हुआ है। सुबह जल्दी उठे तो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमने ट्रिक से पढ़ाया था, जिन्होंने पढ़ा उनका सबका सही हुआ होगा। प्लास 1 काव्य संकलन, पलाश का वन। नरेंद्र सिंह के भट्टे लगे हैं, नरेंद्र शर्मा। पलाश के वनों में ईंट की जो है पथाई होती है, मैंने बताया था। नरेंद्र शर्मा राइट आंसर। हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से। कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? हमने नहीं वालों को कई बार बताया ट्रिक की। देखिए पंत प्रसाद निराला, तीनों हैं इसमें देखेंगे। हमने बताया था छायावाद के स्तंभ पंत प्रसाद निराला महादेवी वर्मा, ये सब स्तंभ हैं। अब देखो निराला भी हैं, जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, ये सब तो छायावाद के हैं। आप पूछ रहा नहीं है तो अज्ञे नहीं है, ये तो प्रयोगवाद के बप्पा हैं, जनक हैं, प्रयोगवादी है ना। ये नहीं है, ये प्रयोगवादी हैं। ये लक्ष्मी अज्ञे जी कई बार बताया। निशा निमंत्रण, हरिवंश राय बच्चन, मधुबाला, मधुशाला, मधुकला, इसको कई बार बताया। निशा निमंत्रण, इनकी पत्नी जो है समाप्त हुई हैं तो वियोग में ये भी बड़ा परेशान रहते थे। निशा निमंत्रण लिखा है। और मधुशाला हमने बताई भी थी। मधुशाला और मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये रचना है। मंदिर मस्जिद बैर कराते, प्यार सिखाती, मधुशाला, बने रहो तुम पीने वाले, बनी रहे, ये मधुशाला इन्हीं की रचना थी। कई बार मैंने बताया, ध्यान दिया होगा प्यारे भैया बहन। ये भाषा संस्कृति एक का अटूट अंग है, ठीक है। भाषा और संस्कृति का अटूट अंग है, ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव से नई संस्कृत के हलचलों को शाब्दिक रूप देने भाषा परंपरागत पर्याप्त नहीं है। नए प्रयोग की बात आ गई। भाषा और आधुनिकता, यानी भाषा में आधुनिकता आनी चाहिए। तो भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर साहब की है, ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी, ठीक है। ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चे सब कर लेंगे, बहुत सरल। नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? नए शब्दों की खोज क्यों आवश्यक है? तो ये लिखा यहाँ से देखो, लिखा है, यहीं से उत्तर लिखना था। नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। ये इसका उत्तर हो गया। फिर है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है? तो संस्कृत यहाँ से उत्तर था। संस्कृत स्वयं, भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है, ये यहाँ इसका उत्तर था। ध्यान देंगे। और बच्चे किसके लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं हैं? तो यहाँ देखो इसी से उत्तर है। ये वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण नई संस्कृत हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा का परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है, ये लिखना चाहिए था, ठीक है। ये राइट आंसर ये हो गए, मैंने हल करा दिया। अगला देखो, अगर उसको नहीं लिखा तो इसको देख लो। ये तो राष्ट्र आ गया बार बार। राष्ट्र का भौतिक स्वरूप, तो राष्ट्र
राष्ट्र का स्वरूप, हमने बताया था राष्ट्र शब्द आ जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है इसे, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये इसका हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या बच्चे कर लेंगे, बड़ा चला के करना है, दो दो लाइनें, ठीक है। राष्ट्रीय ध्येय, राष्ट्रीय चेतना में वैज्ञान भौतिक ज्ञान विज्ञान के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रकाश डालना है। विज्ञान उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र का भौतिक स्वरूप का नया ठाठ का निर्माण करते हैं, इसलिए वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान और ज्ञान विज्ञान बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये लिखना चाहिए था। लेखक के ने राष्ट्र की सुषुप्तावस्था कब तक स्वीकार की है? तो देखो, जब तक हम राष्ट्र के प्रति जागरूक नहीं होंगे, लिखा है। यहाँ से इसका उत्तर होना चाहिए था राष्ट्र के नवयुवक के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरण जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान है, ये उत्तर था। सुषुप्तावस्था वाला हो गया था। फिर ये प्रश्न विज्ञान और श्रम, विज्ञान और श्रम के सहयोग से राष्ट्र प्रगति के पथ पर कैसे बढ़ता है? तो विज्ञान, ये इसको आप समझ लें, कब तक विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ बनाते हैं, मतलब ठाठ का निर्माण करते हैं, और जो है इसी से लिखा है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये विज्ञान और उद्यम दोनों मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाठ का निर्माण करते हैं और इसी से ये उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चौथा बहुत सरल है, प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पढ़ा हो, पवन दूतिका, फूल वाला जो है पवन दूतिका, पवन को दूतिका, पवन दूतिका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, हमने पढ़ाया था। पवन को दूत बना के राधा रानी भेजती हैं। कोई कुमलाया हुआ फूल अगर घर में पड़ा हो तो प्यारे मेरे कन्हैया के चरणों में उसे ले आ करके डाल देना और बता देना ये फूल के समान ये स्त्री मलिन होकर के आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। इसको मैंने इसकी व्याख्या भी कर दी, संदर्भ भी हो गया, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। श्री कृष्ण के चरण कमलों को कौन चूमना चाहता है? राधा रानी, राधा जी लिख दो, राधा जी चूमना चाहती हैं। आगे प्रश्न था, राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? कि जैसे ये पुष्प मुरझा गया है, ठीक राधा कहती हैं मैं भी उस फूल के समान आपके वियोग के कारण मैं मुरझाई हुई हूँ। सावधान, मनुष्य, अभिनय मनुष्य आएगो, अभिनव मनुष्य, जैसे आया समझ गए होंगे प्यारे भैया इनको मैंने पढ़ाया। अभिनव मनुष्य, और ये दिनकर की रचना है। दिनकर, पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, डिप्टी राष्ट्र कवि। इसो बार बताया, मनुष्य सावधान मनुष्य, तू विज्ञान, ये यदि विज्ञान है तलवार तो उसे फेंक दे, मोह से छोड़ करके स्मृति इसको भूल जा, यादाश्त से इसे हटा दे। और ये मैं जान चुका हूँ कि तू अभी शिशु नादान है, तुझे अभी उचित अनुचित का कोई भी ज्ञान नहीं है, तू इस विज्ञान रूपी तलवार को हाथ में लेकर के नहीं खेल सकता, क्योंकि इससे तू काट लेगा, इसमें बड़ी धार है। अर्थात वैज्ञानिक उन्नति से जो आयुध बन रहे हैं, अस्त्र बन रहे हैं, परमाणु और ये सब बन रहे हैं, ये मनुष्य के लिए घातक हैं, और ये तू मानव सृष्टि का विनाश इससे तू कर देगा। इसलिए मनुष्य तू अज्ञानी है तो इससे तू दूर रहे। इसको बताया गया है, व्याख्या भी हमने कर दी, और इसमें ये पद्यांश संदर्भ हो गया। कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है? कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को ये चेतावनी दी है कि तू हे मानव, तू वैज्ञानिक प्रगति करते हुए विनाशकारी शस्त्रों को बनाता जा रहा है, और जिससे तू मनुष्यों पर छोड़कर मानव सृष्टि का विनाश कर देगा। इसलिए तू भी अज्ञानी है, तू इस विज्ञान रूपी तलवार को फेंक दे। पद्य में फूल और कांटे यानी उचित और अनुचित, फूल और कांटों का मतलब उचित और अनुचित के बारे में बताया गया है कि हे मनुष्य, तुझे उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है। कवि ने विज्ञान, ये भी हो गया, कवि ने विज्ञान तलवार के प्रयोग से क्यों मना किया है? कवि ने विज्ञान रूपी तलवार के प्रयोग से इसलिए मना किया है क्योंकि विज्ञान रूपी तलवार बड़ी विनाशकारी है, जिससे परमाणु और नए नए अस्त्र बना करके मनुष्य सृष्टि का विनाश कर देगा, मनुष्य पर ही वार करके मनुष्य का विनाश कर देगा। इसमें बताया गया है, ध्यान देंगे बच्चे। जीवन परिचय हैं दोनों, बहुत प्यारे 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 जीवन परिचय दे दिए गए, बहुत सरल। इनको मैंने कई बार बताया। मैत्री शरण गुप्त, राष्ट्र कवि, ठीक है,
इन पे सब पे कौन कब ये सब मिला, सब हमने बताया था। ठीक है, कौन किस पे इनाम मिला सारा कुछ बताया। लाठी कहानी शिवानी ने लिखी, लाठी कहानी शिवानी जी की है। शिवानी ने लिखी। बन्नो मेरी बन्नो नदी के किनारे पड़ी मिली थी हैं, और उसमें अस्पताल में भर्ती थी, 6 रोग से पीड़ित थी, उस कहानी को बताया था। और देखो ध्रुव यात्रा कहानी है, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र ने लिखी है। ध्रुव पर यात्रा करने के लिए राजा रूपदमन, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र की है, ध्रुव यात्रा पे जाता है राजा रूपदमन। और पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। मुनरी गुलरी का की गोधन, पंच लोग मिलकर के एक लालटेन खरीदते हैं, लाइट खरीदते हैं, पंच लाइट, गांव के सरदार। तो उसकी कहानी है, सभी बच्चों को तो याद होगा, फटाफट लिखा होगा, बिल्कुल पेपर को फाड़ के चले आए होंगे जिन्होंने पढ़ा है, सब कर लिया होगा। अब देखो कल ही पढ़ाया, ध्यान देंगे बच्चे। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र, त्यागपति खंड काव्य के कथा का संक्षेप में दोनों सेम वही रखे हैं। 5 नंबर तुम्हारे हलवा थे, इसको खाना चाहे, जिनको खाना चाहा, जिन्होंने खा लिया होगा, क्यों कल ही बताया। ध्यान नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं। ध्यान दिया है बच्चे, मेरे बच्चे सब करके आए होंगे जिन्होंने ध्यान दिया। ये देखो संदर्भ, इसको मैंने पढ़ाया होगा। देखिए गद्यांशों पर किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना। संदर्भ, ये देखो मयूर, हे मयूर, ये जातक कथा से है। जातक कथा भी लिख दिया होगा तब भी सही है, जातक कथा। और के नृत्य जातकम से दिया गया है। किससे? नृत्य जातकम। नृत्य जातकम से दिया है, ये भी सही है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है मोर आज अद्यापि, मयूरा अद्यापि, मोर कहता है आज भी तुम मेरे बल को नहीं देखोगी। इति बड़े गर्व के साथ उसने लज्जा का त्याग करके तावन महता शकुनी, उन पक्षियों के बीच जो संग बैठा हुआ था समूह, उसके बीच उन्होंने अपने पक्षों माने परों को प्रसार माने फैला दिया और नाचना आरंभ कर दिया। नाचने से प्रतिच्छन्नो भूत, वो नंगा हो गया। सुवर्ण राजहंस लज्जिता, सुवर्ण जो राजहंस था वो लज्जित हो गया। अस्य नैव ही आस्ति न बहराणाम समुत्थाने लज्जा, ना तो इसे पंखों को फैलाने में कोई लज्जा है। नास्य गतत्राय बहु, इसलिए मैं इस निर्लज्ज को अपनी पुत्री को नहीं दूंगा, नहीं दे पाऊंगा। इत्य कथयत, ऐसा कहा। माँ ये जो है नृत्य जातकम से, अगर जातक कथा लिखी थी तो फिर भी सही संदर्भ में, ये उसमें से दिया था। अथवा प्यारे भैया बहन, ये महामना मालवीय से था, महामना मालवीय जी से था। बहुत सरल, इसको भी पढ़ाया था। मालवीय जी से दिया है, संदर्भ में लिख देते। महामना मालवीय जी विद्वान, धार्मिक नेता, चतुर पत्रकार थे उनके। और इसमें देख लो, और इसमें उनके परम श्रद्धेय के सभी गुण, जनसेवा आसीत, परमस्य सर्वोच्च गुण, परंतु इनका सबसे अच्छा गुण जन सेवा करना था। अद्यापि यत्र अत्यापि अयम जनानाम दुखितानाम पीड्यमाना, यदि इन्होंने किसी जो है पुत्र माने कहीं पर भी ये लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे, तत्रैव स्वशीघ्र में उपस्थित, वहाँ तुरंत शीघ्र उपस्थित होते से, सर्वविधम सहायसम, सभी विधियों से उसकी सहायता करते थे। प्राण सेवा इनका स्वभाव था। अध्यात्मकम, आज ये हमारे बीच में अनुपस्थित होते हुए भी महामना उनकी यश कथा अमूर्त रूप में हमारे सामने प्रकाश के रूप में घनघोर अंधेरे को नष्ट करती हुई डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाती है। जो अंधेरे में डूबे हैं ऐसे लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जने जने उपस्थित एवं जन जन में आज भी वो सन्मार्ग दिखाते हुए ज्ञान पुंज के समान आज भी उपस्थित हैं। इसको हम बड़ी सावधानी से इसको लिख सकते थे। और इसमें है जयति ते महाभागा जनसेवा परायणा, ये भी मदन मोहन मालवीय इसके भी हैं। और न में रोचते भद्रम उल्लूकस्याभिषेचनम, ये मुझे उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता है। कौआ ने कहा क्रुद्धस्य मुखम पश्य, क्रोधित होने पर, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य, बिना क्रोधित है तब इसका मुँह देखो। कथम क्रुद्धो भविष्य, जब क्रोधित होगा ये उल्लू तब इसका कैसा होगा, इसलिए मुझे ये उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता, कल्याणकारी नहीं लगता, ऐसा कौआ ने कहा तो भाग गया था। इसको मैंने बताया था। उलूक जातकम कथा से, जातक कथा में उलूक जातक है, उसी से ये लिया गया है। जातक कथा भी लिख दिया होगा तब भी सही। और ये महामना मदन मोहन मालवीय से है। ये देखिए
ये मालवीय जी से है, ये मालवीय से है, और ये उलूक जातकम। ईंट से ईंट बजना, ईंट से ईंट बजना, ईंट से ईंट बजना, ईंट से ईंट बजना मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है ईंट से ईंट बजा देना, सब कुछ नष्ट कर देना। इसका अर्थ होता है सब कुछ नष्ट कर देना। आँख चार होना, आँख चार होना, बहुत आँख जब चार हो जाएंगी सब कुछ नष्ट कर देना। और आँख चार होना, किसी से सामना होना, आमना सामना हो जाना। आँखें चार हो जाना, किसी से आमना सामना हो जाना। अंग ढीला हो जाना, अंग ढीला हो जाना अर्थात किसी से नहीं थक जाना। अंग ढीला हो जाना अर्थात बहुत थक जाना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ आदमी में दोष नहीं दिखाई पड़ते। ये चारों हो गए। आंखें चार होने का अर्थ तुमने क्या बताया, ध्यान रखिए। किसी से चार आंखें होंगी, दो इधर से दो उधर से, आमना सामना होना। अंग ढीला पड़ जाना, थक जाना। ईंटे से ईंट बजाना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देना। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ को में कोई दोष नहीं होता। देखते नहीं लोग, ठीक है। हम अपठित गद्यांश था, इसमें ध्यान देते। उपरयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना था, ध्यान देंगे बच्चे। उपरयुक्त गद्यांश का शीर्षक था हमारी सांस्कृतिक अस्मिता। ये इसका शीर्षक था। उपभोक्ता संस्कृति का क्या अर्थ है, उपभोक्ता संस्कृति का क्या अर्थ है, तो इसको प्यारे भैया बहन समझ लें। ये देखो स्क्रीन पर, आप स्क्रीन पर देखें उपभोक्ता संस्कृति क्या है। तो इसमें उपभोक्ता संस्कृति समाज में वस्तुओं और सेवाओं, यहाँ से देखें, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद खपत पर केंद्रित संस्कृति है जो अपने सदस्यों के मूल्यों, गतिविधियों और सामाजिक स्थिति को बहुत प्रभावित करती है। तो क्या समाज में वस्तुओं सेवाओं को खरीद और खपत करने पर केंद्रित एक संस्कृति है जिसे उपभोक्ता संस्कृति कहते हैं। ये इसका उत्तर राइट आंसर था, ठीक है। तो उपभोक्ता संस्कृति के बारे में प्यारे भैया बहन समझ गए होंगे, ठीक है। और फिर है हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं, हमारे लक्ष्य भ्रम से पीड़ित क्यों हैं। तो इसका सही है, यहाँ पर देखें। हम यहाँ पे हमारी संस्कृत अस्मिता का ह्रास तो हो रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, इसलिए हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास होने के कारण हम पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं, सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, इसलिए हम लोग पीड़ित हैं। इसको हम कर लेते, ये तीनों हो गए होंगे, आशा है। 5 नंबर में थे, नहीं अगर उसको किया प्यारे भैया बहन इसको देख लें, इसको पढ़ लिया होगा। तो इसमें देख लें आप, किसी देश की उन्नति अवनति के नारी समाज पर निर्भर है। तो नारी समाज इसका शीर्षक था नारी समाज की महत्ता। इसका शीर्षक नारी समाज की महत्ता, या नारी समाज भी किसी ने लिख दिया होगा, उससे संबंधित से ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन नारी समाज की महत्ता का वर्णन किया गया है इसमें, नारी समाज कितना महत्वपूर्ण है। तो इसका शीर्षक, उचित शीर्षक होना चाहिए नारी समाज की महत्ता, ठीक है। ये अगला देखो, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो आप इसमें से लिख सकते हैं, शीर्षक ये हो गया जो हमने लिखा दिया। तो अब इसमें देखें, जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो जीवन के लिए कौन कौन से, ये यहाँ पे देख लेंगे। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवियाँ धन, विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। जीवन के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण साधन हैं। कौन कौन, सरस्वती, दुर्गा देवियाँ, 3 देवियाँ हैं। तीनों क्या करती हैं, सरस्वती धन विद्या देती हैं, लक्ष्मी धन देती हैं, और दुर्गा जी शक्ति देती हैं। तो विद्या, धन और संस्कृत यहाँ से लिखना चाहिए था, और यहाँ तक लिख देते, उत्तर हो गया। नकल करनी थी इसमें, ठीक है। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था। तो भारत, ये वैदिक काल में,
वैदिक काल, ध्यान दें, कौन से काल? वैदिक काल में। वैदिक काल महत्वपूर्ण स्थान था, लिखा भी होगा, देखिए पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो इसमें लिखा होगा, इसमें वैदिक काल युग में नारी महत्वपूर्ण स्थान था, ये पैराग्राफ यहाँ पे ध्यान देंगे, हो गया होगा। आशा है प्यारे भैया बहनों ने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब बहुत सरल, इसको देख लें प्यारे भैया बहन। मनोज, मनोज्ञ, इसमें कामदेव और सुंदर, मनोज्ञ माने सुंदर होता है, शूर, शूर माने वीर होता है, और सुर माने देवता होता है, राइट आंसर ये हो गया। नाक, देखो नाक, नाक माने स्वर्ग होता है, नाक लोक, यानी नाक माने एक तो होता है स्वर्ग, और एक नाक माने नाक या नासिका, देखा नासिका कहा, क्या कहा? नासिका, स्वर्ग, इज्जत भी कहते हैं, नाक कट गई इज्जत, और भी होते, दो लिखने थे, स्वर्ग नासिका। पयोधर, पयोधर के दो अर्थ, एक तो पयोधर का अर्थ होता है स्तन, पय माने दूध और धर माने धारण करने वाला, स्तन, और दूसरा पयोधर, पयोधर बादल, पयोधर बादल को भी कहते हैं, पय माने पानी भी होता है, और पानी को कौन धारण करता है? बादल, पयोधर। और अर्क, ध्यान देंगे, अर्क, वारिद, जो वारिद, देखिए प्यारे भैया बहन, वारिद जो है, वारिद बादल का है, पानी के पर्यायवाची में दा जोड़ने पर बादल के बनते हैं, तो एक तो बादल हो जाएगा, और दूसरा नागर मोथा, नागर मोथा, देखा भादा का हाथ, नागर मोथा, नागर मोथा, इत्र भी कहते हैं इसे, एक सुगंधित द्रव्य को यानी सेंट को भी वारिद कहते हैं, जो द्रव्य हो सुगंधित देने वाला। और अर्क माने सूर्य होता है, अर्क माने सूर्य, और दूसरा अर्क माने रस होता है, किसी का निचोड़ या रस, ये दो अर्थ हो गए इसके, दो दो। और फिर इसमें किए गए उपकार को मानने वाला, जो उपकार माने कृतज्ञ, जो उपकार ना माने कृतघ्न, ठीक है, इनको आप देखते जाएं, इनको वाक्यों को शुद्ध करना था। इसमें मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने अलमारी खरीदी, सही हो जाता, खरीदी, ठीक, मोहन ने अलमारी खरीदी। अध्यापक ने हमसे निबंध लिखाया, अध्यापक ने मुझसे निबंध लिखवाया, ये हो जाता, मुझसे निबंध लिखवाया, या हमसे निबंध लिखवाया फिर भी सही हो जाता, लिखवाया होता, लिखाया नहीं। शिक्षक ने छात्र, अब ये इसको ये गलत है, इसको छात्र को ये छात्र कर दो, सही हो जाएगा। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, ओके। महादेवी वर्मा कवित, ये गलत हो गया, कवित्री, कवइत्री होता है, कवइत्री, ये ठीक कर देना था, सेम सही था, फिर कवित्री थी। ध्यान दें, वीर रस, वीर रस जो है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रणबीज चौकड़ी भर भर कर 20 बार कथा की तरह गा गा करके मैंने बताया, ध्यान नहीं दिया तो हम क्या करें, और जिन्होंने ध्यान दिया मेरे भैया सब लिख के आए होंगे दमादम। उत्साह, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, ठीक है। हमने बताया रणबीज चौकड़ी, घोड़ा भी बनाया था, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। हास रस, हंसी वाला बताया था, जही दिस बैठे नारद फूली, तही दिस तही ने बिलो कई भूली, हास, हास नामक स्थायी भाव हास रस का। और बार बार उपसहे गुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही, और देख के दंगा भयो नंगा के बियाह में, शीश पर गंगा हंसाए भुजन भुजंगा हंसाए, देख के दंगा भयो नंगा के बियाह में, दंगा भयो भारी नंगा के बियाह में। हास रस का भी बताया था। उपमा अलंकार, उपमा का अलंकार होता है जहाँ उपमेय की उपमान में समानता प्रदर्शित की जाए, सम सदृश सरी सात शब्द जुड़े हों, उपमा अलंकार होता है। श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक बार अर्थ कई निकले, श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को खोजत फिर कभी व्यभिचारी चोर। दोहा, जहाँ ये दोहा हमने बताया था, ये बड़ा भाई होता है, पहले तीसरे चरण में 13-13, पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं, ठीक है। कुंडलिया, कुंडलिया भी बताया था, रही मन लटपट काट दिन भर घामे माँ सोए, बाकी चान बैठे जो तरपत्रो हो, सोरठा और रोला जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। सोरठा और रोला जोड़ करके कुंडलिया छंद बनता है। मैंने इसको बताने का प्रयास किया था, सोरठा नहीं, दोहा, दोहा और रोला जोड़ करके, ठीक है।
कुंडलिया छंद बनता है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है। और विद्यालय के प्रधानाचार्य पर निबंध ये लिखना चाहिए था, प्रधानाचार्य पर लिख लिया होगा। और ये देखिए पर्यावरण प्रदूषण, मैंने कल ही बताया था, पर्यावरण प्रदूषण आ गया भाई। पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण उपाय 20 बार बताया, प्यारे भैया बहन सभी ने हल कर लिया होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने पेपर दिया। अगर कहीं पर कोई त्रुटि रही है तो आगे सुधार करें अन्य पेपरों में, ईश्वर आपके साथ रहेगा। प्रिय भैया बहन, ये मेरा पेपर जो आपके लिए डाला गया है इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यू करें। आखिरी बार है भैया, अब तो आप स्नातक की ओर बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद बना रहेगा। जुड़े हैं हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद।